दोस्तों स्वागत है आपका 20 क्वेश्चन सीरीज़ ऑन जनरल साइंस में। आप देख रहे हैं एमिटेक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 20 क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अपनी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे एग्जिस्ट करती है। इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्वेश्चंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन से। आज के कुछ सालों पहले, कुछ सालों तो नहीं कह सकते, काफ़ी सैकड़ों सालों पहले जब न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर पेड़ पे एप्पल लगा हुआ था। वो एप्पल उनके सिर पे गिर गया। उनके सिर पे गिरने की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें एनालाइज की और सोचा कि यार ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने सोचा कि फिर ट्राई करते हैं। एप्पल को ऊपर फेंका तो फिर वो नीचे गिर गया, फिर ऊपर फेंका फिर नीचे गिर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो ऊपर नीचे जो एप्पल को उन्होंने देखा कि ये नीचे ही आ रहा है तो ऊपर जा ही नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रही है। फिर उन्होंने एनालाइज किया, उस पर रिसर्च की, तो उनको पता लगा कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस अट्रैक्शन को ही उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब न्यूटन जी के हिसाब से अगर हम देखें तो आप और आपका कोई दोस्त आपके पास में बैठा है, आपसे हो सकता है आपकी क्लास में बैठा हो, तो आप दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं लगता। वो पता क्यों नहीं लगता उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस प्रकृति में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर इन नेचर? तो इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में हम बात करें तो टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटी फोर्सेस। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। इनमें ग्रेविटी फोर्सेस सबसे वीकेस्ट होता है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया तो ग्रेविटी फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो ग्रेविटी फोर्स होता है। दूसरा हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस तरह का फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मींस आपको किसी कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए उन दोनों को कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान रखिए, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम इस वीडियो में जानेंगे आगे डिटेल में। तो उनको किसी कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिना किसी कॉन्टेक्ट के ही ये फोर्स लगता है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, बिना संपर्क के लगता है। ध्यान रखिए, आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के पास बैठे हैं तो आप में कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आपके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। एक और चीज़ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है इस नेचर में। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अब हम कुछ चीज़ें जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सपोज़ आपका जो फ्रेंड है वो ये है और आप ये हैं। m1 आपके फ्रेंड का द्रव्यमान है, मास है, और m2 आपका मास है। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो आपको F2 फोर्स से, कि आपके ऊपर F2 फोर्स लग रहा है, मीन्स आप अपने फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस फोर्स से, और आपका फ्रेंड आपको, और आप अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस फोर्स से, और आप दोनों r दूरी पे बैठते हैं। r कोई दूरी होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, आप जितने भी दूरी पे बैठे हैं। तो न्यूटन जी के हिसाब से एक नियम है, ग्रेविटेशनल लॉ का जो नियम है उसको अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से आप दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी Gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको सार्वत्रिक नियतांक भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो आप और आपका दोस्त है, माना 50 किलो के हैं, ठीक है, तो 50 इंटू 50 m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई, माना आप 5 मीटर की दूरी पे बैठे हैं तो 5 का स्क्वायर, तो 2500 बटे 25, तो ये आ गया 100 को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम जी से। तो ये जी पे डिपेंड करेगा कि भाई आप दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो अगर जी की वैल्यू अगर हमको पता लग जाए तो हमको पता लग, अगर जी की वैल्यू सपोज 1 हो तो आपके बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और 100 न्यूटन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जी की वैल्यू अगर 0.1 हो तो आपके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जी की वैल्यू अगर 0.01 हो तो आप दोनों के बीच में 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि भैया क्या बोलते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो अब हम देखते हैं, इस सस्पेंस को आपका क्लियर करते हैं कि आप दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा।
तो देखते हैं, पहले जी की वैल्यू देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या है। तो चौथा क्वेश्चन मैंने लिया है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। आप देख सकते हैं 10⁻11, मतलब 0.1 भी नहीं, 0.01 भी नहीं, 0.0001 भी नहीं, ये तो -11 मीन्स आपको 11 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे उसके बाद उससे पहले पॉइंट लगेगा। इतनी छोटी वैल्यू होती तो आपको आपका और आपके फ्रेंड जो पास बैठे हैं उसका आपको फोर्स पता ही नहीं लगता। आपके बीच में इतना छोटा सा फोर्स आपको फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जी की वैल्यू ही इतनी कम है। आपका भले ही मास, अब जी की वैल्यू अगर आप बहुत कम है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई मेरा वज़न 500 किलो है, मेरा वज़न भी 500 किलो है, या मेरा वज़न 1000 किलो ले लो, मेरा वज़न भी 1000 किलो ले लो। अगर आप वेट बढ़ाते जाएंगे ना तो आपके बीच में आपको फील होने लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है, लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है। इन्वर्स स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस के इन्वर्स स्क्वायर के इन्वर्स होता है। 1/r² के जो ये है प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिए। तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर फोर्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज़ ड्यू टू। अब आप देख सकते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है बड़ी सी, ये छोटा सा मून है, ये जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये बेचारा इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा 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 लगाएगा, ये कहीं अपनी कक्षा से, अपने रास्ते से हटता क्यों नहीं है? एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन में चक्कर क्यों लगा रहा होता है? सेम इसी तरह आप समझ सकते हो कि जो अपना सन है और ये अपनी अर्थ है और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसके चारों ओर एक फ़िक्स पाथ में चक्कर लगा रहे होते हैं, इसके फिक्स पाथ में इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होने का वजह यह है कि पहली चीज़ कि इनका जो ये मास है, द्रव्यमान है, वो बहुत ज़्यादा है। इनका मास बहुत ज़्यादा है, इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच में जो फोर्स इतना सिग्निफिकेंट है कि वो फोर्स इसको अपनी कक्षा से हटने ही नहीं देता। ये इसी में ही चलती रहेगी ज़िंदगी भर, जब तक ये लाइफ चलेगी, ये इसकी लाइफ रहेगी अर्थ की, या जब तक यूनिवर्स रहेगा ये इसी में चक्कर लगाती रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के और अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए। और आप तो ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज़ ड्यू टू, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण क्या है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रह के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति का क्या कारण है? मीन्स अपने जो किसी भी पृथ्वी, अपनी जो प्लैनेट है अर्थ है, इसके चारों ओर वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर भी इससे बंधा हुआ है। एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में ओनली गैसेज हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती है, राइट। तो ये जो गैसेज हैं ये फिक्स बंधी हुई है एक जगह से। मतलब आप ये नहीं देख सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये गैसेज मतलब दूर क्यों नहीं जाती। ऑक्सीजन है, आप बचपन से सांस लेते हैं, आपके पेरेंट्स लेते हैं, हम लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन एक ही जगह रुकी हुई, जो एटमॉस्फेयर है बंधा हुआ, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके बंधने का रीज़न भी क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ये एटमॉस्फेयर अपने चारों ओर बंधा हुआ है, और यही रीज़न है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर एटमॉस्फेयर बंधा हुआ नहीं हो तो हम कैसे सर्वाइव करते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो एटमॉस्फेयर जो बंधा होने का कारण भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज़। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो त्वरण होता है उसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है। और इसे एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है वेग बटे वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, तो उसको हम देख सकते हैं कि ये अपना एक्सेलरेशन होता है। किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे तो उसकी नीचे जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो वो जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो किस रेट से बढ़ेगी? वो 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इस रेट से वो बढ़ने वाली। मीन्स हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 9.81 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो जी है उसकी वैल्यू।
इसको अपन त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी बोल सकते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू अगर मैं मून पे देखता हूँ, चंद्रमा पे इसकी वैल्यू देखता हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो चंद्रमा पे जो इसकी वैल्यू है वो G/6 हो जाएगी। जबकि अगर सन पे देखते हैं, सूरज पे, तो इसकी वैल्यू 27 टाइम्स ऑफ G हो जाएगी। ठीक है, जब इसका एनालिसिस करते हैं, इसके फॉर्मूलाज को हम देखते हैं, तो चंद्रमा पे इसकी वैल्यू G/6, जबकि सन पे इसकी वैल्यू 27 टाइम्स हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटसाइड द अर्थ सरफेस इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ G इज। अगर पृथ्वी के सरफेस के बाहर, ये सरफेस इसके बाहर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर ऊपर उठाते जा रहा हूँ, तो जो G है इसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो G की वैल्यू ऊपर जाने पे कम होती जाती है। मीन्स पृथ्वी के सरफेस से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो G की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो G की वैल्यू कम होती जाती है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कम हो रही है और कैसे बढ़ रही है। एक दो क्वेश्चंस पहले और देख लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ G इज़। पृथ्वी के जो केंद्र पे जो G का मान होता है वो क्या होता है, 0। पृथ्वी के केंद्र पे G का मान 0 होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे। इसके काफ़ी डेरिवेशंस हैं, उनसे जो फार्मूलाज निकल के आते हैं, उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग मैं आपको एक रिज़ल्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से वेरी करता है G। ये अपनी अर्थ है, मैं इसको अभी पूरी तरह से मतलब एक स्फीयर मान रहा हूँ, एक पूरा गोला मान रहा हूँ। ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। इस सेंटर पे G की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, ठीक है। यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से सरफेस तक G की वैल्यू जो है, G की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ रही है। मैंने ऊपर की तरफ एरो बताया है कि ये G की वैल्यू जो है यहाँ से सरफेस तक बढ़ रही है। उसके ऊपर जाओ अगर आप जा रहे हो तो उसके ऊपर G की वैल्यू फिर से कम होना शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो G की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे G की वैल्यू सेंटर पे तो 0 होगी, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पे ही कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी, ठीक है। सरफेस पे मैक्सिमम होती है, मैंने ये तब कह रहा हूँ सरफेस पे मैक्सिमम होगी जब मैं पृथ्वी को बिल्कुल सर्किल, एक स्फीयर मान रहा हूँ, एक गोला मान रहा हूँ। जबकि पृथ्वी आपको पता है गोलाकार नहीं होकर अंडाकार होती है, तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं मानता हूँ कि अगर पृथ्वी पूरा गोलाकार है तो उसके सरफेस पे ही कहीं ना कहीं G की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो भी G की वैल्यू घटेगी, उसके नीचे जाऊँगा तो भी G की वैल्यू घटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि G की वैल्यू जो पोल्स पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर पे, मीन्स जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के। अब मैं बात करता हूँ कि अगर पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर ये अगर मैं अपनी अर्थ की लोकेशन को दिखाता हूँ तो लोकेशन कुछ इस तरह से होती है। सॉरी इट इज़ अर्थ की जो लोकेशन होती है वो कुछ इस तरह से, मैं अगर दिखाना चाहूँ, वन सेक, ओके, दिस इज़, हियर इज़ द लाइन। अर्थ की जो लोकेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और अर्थ का जो एक्सिस होता है वो कुछ इस तरह से पास होता है, राइट। और ये जो एक्सिस है कुछ इस तरह से पास होता है, तो यहाँ अपना नॉर्थ पोल होता है और यहाँ अपना साउथ पोल होता है। इस एक्सिस को हम देखते हैं तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अर्थ थोड़ी फ्लैट होती है, पोल्स पे थोड़ी अर्थ फ्लैट होती है, यहाँ पे थोड़ी अर्थ फ्लैट होती है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ कुछ फ्लैट है, यहाँ पे अर्थ कुछ फ्लैट है, जबकि यहाँ पे ये पूरी तरह से गोलाकार है, यहाँ पे पूरी तरह से गोलाकार है। तो ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये अपना साउथ पोल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो यहाँ पे कम है, रेडियस है वो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे और यहाँ पे। और इस वाली को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जबकि इनको हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है। तो ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वो कुछ इस तरह से पास हो रही है पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है। जो इक्वेटर जो इस तरह से पास हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने के कारण जब इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है ग्रेविटेशनल G का, इसका फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो वो आता है Gm/r², कुछ इस तरह से। तो रेडियस पे डिपेंड करता है ये फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कि रेडियस जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे G की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है, ठीक है। तो रेडियस अगर ज़्यादा हो जाती है तो G की वैल्यू वहाँ पे अपने आप कम हो जाती है। तो रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है तो वहाँ पे G की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पोल्स पे रेडियस कम है तो पोल्स पे जो है G की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि G की वैल्यू ज़्यादा होती है कहाँ पे, पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे जो रेडियस है वो कम होती है, ठीक है।
आप देख सकते हैं इसका द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इक्वेटर। जी की जो वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा है इक्वेटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जी पर जो है पोल्स पे जो है अर्थ फ्लैट है, वहाँ पे रेडियस कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की एवरेज रेडियस क्या है, औसत त्रिज्या क्या है, इसके मान क्या है औसत त्रिज्या का? तो वो लगभग आप देख सकते हैं 6400 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की त्रिज्या है। लगभग एवरेज अगर आप देखें तो 6400 किलोमीटर आप जनरली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की जड़ता को, इनर्शिया को मापता है। क्या मापता है? द्रव्यमान। उस बॉडी का मास जो है, उस बॉडी का द्रव्यमान जो है वो मेज़र करता है कि किसी बॉडी का इनर्शिया कितना है, और ये किस में मेज़र होता है? किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड। वह बल जिसके साथ कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, बल की बात कर रहा हूँ, जो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपना वेट। वो वेट जो आप मेज़र करते हो और आपका द्रव्यमान होता है, दोनों अलग अलग होता है। द्रव्यमान तो ये होता है कि आपके शरीर में क्वांटिटी कितनी है, जबकि वेट आपका वज़न डिफाइन करता है कि आप पृथ्वी की तरफ किस बल से आकर्षित हो रहे हैं, वो आपका वज़न होता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और वज़न क्या होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून। आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान जब m है तो जो वेट को हम w से शो करते हैं तो वो m इंटू जी हो जाता है, m टाइम्स जी। ये इसका किसी भी बॉडी का वेट होता है mg, जबकि और इसका जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। जबकि मास को तो हम किलोग्राम में मापते हैं, जबकि वेट को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, क्योंकि न्यूटन एक तरह का क्या है? फोर्स है। वेट एक तरह का फोर्स है। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून। मून पे जो किसी बॉडी का वेट क्या होता है? अब देखिए, पृथ्वी पे तो क्या होगा? mg, जबकि मून पे क्या होगा? mg/6। मैंने अभी बताया कि जो g की वैल्यू है चंद्रमा पे g/6 हो जाती है। तो जब g/6 हो जाएगी भैया, तो वेट भी 6 टाइम्स कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो जो मून पे जो क्या बोलते हैं उसका वेट है, वो किसी पिंड का जो भार है वो 1/6 हो जाता है पृथ्वी पे जो उसका भार है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? अपन ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। उसके अलावा द बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और अराउंड द प्लैनेट, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जो कि ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उनको सैटेलाइट या उपग्रह उनको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी इन फिक्स्ड पोजिशन एट अ डेफिनाइट हाइट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड। अगर मैं किसी अपनी पृथ्वी पे खड़ा हूँ और मैं एक सैटेलाइट को देख रहा हूँ, और वो सैटेलाइट मेरे को एक फ़िक्स हाइट पे दिख रहा है, मीन्स मैं जब उसको देखता हूँ वो किसी फ़िक्स हाइट पे दिखाई देता है, मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। ध्यान रखिए, मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ और पृथ्वी से देख रहा हूँ और वो मेरे को फ़िक्स पोजीशन में दिख रहा है, मीन्स मैं अर्थ कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है, तो वो भी मेरे साथ साथ इस तरह से रोटेट हो रहा है कि मेरे को उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं दिख रही है। मीन्स अर्थ से देखने पे वो क्या रुका हुआ दिख रहा है, स्टेशनरी दिख रहा है। अगर वो स्टेशनरी दिख रहा है तो उसका नाम क्या होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसको हम बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह मीन्स भूमि से देखने पे वो स्थिर दिखाई दे रहा है, रुका हुआ दिखाई दे रहा है। उसका एक और नाम है पार्किंग उपग्रह, उसको पार्किंग सैटेलाइट भी बोला जाता है। राइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर पार्किंग सैटेलाइट या फिर भू स्थिर उपग्रह भी उसको बोलते हैं। और ये 24 घंटे में रोटेट कर जाता है। 24 घंटे में ये अपने चारों तरफ रोटेट कर जाता है। अपने चारों तरफ मीन्स पृथ्वी के जो चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 24 आवर्स में लगा लेता है, जिससे अपना जो पृथ्वी के जैसे साथ साथ ही रोटेट हो रहा होता है, पृथ्वी के साथ साथ रोटेट हो रहा होता है, तो अपने को इसकी पोजीशन अपने साथ साथ ही घूमेगा, तभी तो अपन को फिक्स दिखेगी ना। तो ये भी 24 घंटे में एक चारों तरफ से घूम जाता है, चक्कर रोटेट कर लेता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ। किस हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर हम देखते हैं तो 36,000 किलोमीटर सरफेस से, ध्यान रखिए पृथ्वी का जो सरफेस है उससे 36,000 किलोमीटर के ऊपर होता है। और अगर मैं उसमें 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस अगर ऐड कर देता हूँ तो वो 42,400 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिए, तो 36,000 किलोमीटर सरफेस से और 42,400 किलोमीटर उसके सेंटर से ऊपर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनसेट सीरीज़ के जितने भी उपग्रह थे, सैटेलाइट थे, वो सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थे। आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स इन पोलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ।
फ्रॉम दिस 880 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस इस वो सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, घूमते हैं अर्थ के चारों ओर, उनको क्या नाम दिया गया। और पोलर ऑर्बिट की यहाँ पे मैंने रेडियस अपने जो सरफेस है पृथ्वी की उससे हाइट लिखी कि 880 किलोमीटर, जबकि आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर है 36,000 किलोमीटर, ये 880 किलोमीटर, तो कितना डिफरेंस है, राइट। तो पोलर्स ऑर्बिट्स हैं जो पोल्स कि इस तरह से घूमते हैं, वर्टिकल से अप डाउन की तरफ घूमते हैं, उनकी जो रेडियस होती है वो 880 किलोमीटर होते हैं। तो उनको उपग्रह को हम बोलेंगे पोलर सैटेलाइट या फिर ध्रुवीय उपग्रह, ठीक है। और इनका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो 84 मिनट है, जबकि इसका कितना था 24 आवर्स, इसका 84 मिनट्स है। इस वीडियो में बस इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, लाइक एस्केप वेलोसिटी, केपलर के किस तरह से नियम दिए हैं उसने, केपलर के नियम को किस तरह से फॉलो करते हैं अपने जो प्लैनेट्स होते हैं, उन चीज़ों की भी हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस एमी टेक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू।